क्या आएंगे वापस? हाँ तो अच्छी बात है ना, आ जाए। ओके गाइस, शुरू करते हैं। लेट्स, टाइम कम रहता है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल बात करी थी कि कल हम बात क्या कर रहे थे, हमने पोमोलॉजी स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। तो टॉपिक आपको डाल देना है गाइस, फ्रूट साइंस। FRUIT का मतलब होता है फ्रूट, SCIENCE, फ्रूट साइंस मतलब होता है फल विज्ञान। तो अब हम फल विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। आपको मैं एक जनरल थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ, आप मेरे साथ में एक छोटा सा डेटा लिख लो ताकि हमें एक मोटा मोटा आइडिया रहे। पूरे दुनिया में, विश्व में सब सर्वाधिक फल उत्पादन कौन से देश करते हैं? विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन, ऐसे लिख लो ऊपर ही ऊपर, कि पूरी दुनिया भर में जो सर्वाधिक फल उत्पादन करता है, पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे आपका दोस्त भारत, और तीसरे नंबर पे है ब्राजील। तो ये तीनों जो है फल उत्पादन में अग्रणी कंट्री। तो पूरे विश्व का जो है ये इस प्रकार से, तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाले देशों का क्रम चीन, भारत और ब्राजील। इंडिया इसमें सेकंड नंबर पर है, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। हल्का से, ज्यादा लोड नहीं लेने का। इसी प्रकार से ये तो पूरी दुनिया की बात होगी। अब हम खाली भारत की बात कर रहे हैं। भारत में फल उत्पादन, भारत में फल उत्पादन, तो भारत में फलों की यह स्थिति है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आगे है? क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन के हिसाब से क्या सीन है? क्षेत्रफल और उत्पादन। तो मैं एक बार डेटा बता रहा हूं 2021-22 से, जो एग्जैक्ट डेटा है, फाइनल नए डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा मार्च महीने से पहले पहले। नए डेटा आते ही लेटेस्ट बता दूंगा। अभी एक बार ये है, इसमें उत्पादन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी जो राज्य वगैरह है वो सेम रहने वाले हैं। तो भारत के अंदर टोटल फलों की बात करें तो फलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो लगभग आप लोगों का है 0 पॉइंट जो है मतलब 7.0 मिलियन हेक्टर, लगभग 7 मिलियन हेक्टर के अंदर फल होते हैं भारत। टोटल हॉर्टिकल्चर जो है, देखो यहाँ ऊपर ही ऊपर एक लाइन और लिख सकते हैं अपन। देखो फल इधर लिख दिए, यहां हम लोग एक जनरल नॉलेज के लिए लिख सकते हैं टोटल हॉर्टिकल्चर। टोटल हॉर्टिकल्चर मतलब कुल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या स्थिति है? तो टोटल हॉर्टिकल्चर की कंडीशन है लगभग 28 मिलियन हेक्टर। क्या है? 28 मिलियन हेक्टर में से फल इधर लिखे हुए हैं, फल। तो 7 मिलियन हेक्टर में फ्रूट होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और प्रोडक्शन होता है 107 मिलियन टन, 107 मिलियन टन। और टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है लगभग 347 मिलियन टन। 347 मिलियन टन में से फ्रूट होते हैं 107 मिलियन टन, और इसका जो एरिया है वो 7 मिलियन टन का है 28 में से। अब ये तो रही बात। अब हम बात करें कि भैया ये फल तुमने लिख लिया क्या? फल, थोड़ा सा सब्जी भी लिख दूं यहाँ, एक बार सब्जी भी लिख रहा हूं। तो हम फल सब्जियां पढ़ाऊंगा तो वापस बताऊंगा। भारत में टोटल सब्जी का क्या स्थिति, ये मैंने फल का लिखा, सब्जी का यहाँ लिख रहा हूं। लगभग 11 मिलियन हेक्टर, और सब्जी का उत्पादन है 209 मिलियन टन। 209 मिलियन टन, 209 मिलियन टन में वेजिटेबल है। 2021-22 के डेटा आपको एक बार बता रहा हूं। 247 तो टोटल हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियां फूल मसाले सब कुछ शामिल हो गया उसमें। अब कौन से राज्य आगे हैं? राज्य कौन से आगे हैं फल के केस में? और चूंकि बात कर ही रहे हैं तो राज्य में हम सब्जी की भी बात कर लेंगे लगातार। कौन से राज्य सब्जी के केस में आगे? ठीक है ना, समझ जाओगे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा फ्रूट होते हैं महाराष्ट्र में, MH का मतलब है महाराष्ट्र, और प्रोडक्शन है आंध्र प्रदेश। AP का मतलब है आंध्र प्रदेश। फ्रूट का सबसे ज्यादा एरिया महाराष्ट्र में है, whereas प्रोडक्शन इज इन आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स, लार्जेस्ट वेजिटेबल ग्रोइंग जो अकॉर्डिंग टू एरिया है उसके अंदर है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल कहते हैं, और प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट।
ये जनरल नॉलेज है, हमको पहली पंक्ति में याद होना चाहिए। अब इसके आगे लिखना है। अब इसके आगे लिखेंगे गाइस। अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, शाबाश, फटाफट लिखते रहो। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि मैं यहाँ कुछ डेटा और बता पाऊं। वाह, ओके। अब हम वापस बात कर रहे हैं फलों की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक फल। सर्वाधिक फलों की ही बात करें कि भारत में कौन से फल सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल, देखो इधर जो भी डेटा क्षेत्रफल का है उधर प्रोडक्शन का है। तो पहले नंबर पे क्षेत्रफल में है आम, सेकंड नंबर पे है क्षेत्रफल में सिट्रस, नींबू वर्गीय फल, और तीसरे नंबर पे आपका क्षेत्रफल के अंदर है केला। केला इस प्रकार से आपको आराम से लिखना है। तो भारत में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन की कंडीशन है वो क्षेत्रफल में इस प्रकार से, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आम का है, फिर सिट्रस का है, फिर केले का है। वेरेज प्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स वो इस प्रकार से, सबसे ज्यादा है केले का उत्पादन, दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन है जो है आपका आम का, और तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन है सिट्रस। सिट्रस ये हमने जनरल नॉलेज अच्छा पढ़ लिया, मजा आ गया इसको देख के, एक बार है क्या नहीं भैया, अच्छी चीज नहीं है, इसको याद करना तुरंत बस। जिसका बेसिक जितना अच्छा है उसके किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की प्रायिकता उतनी अच्छी। ओके, अब इसके नीचे अगर अपने को सब्जी भी लिखना है तो इसके तुरंत नीचे सब्जी लिख करके लिख दो ऐसे, सब्जी, सर्वाधिक सब्जी। अभी तो सर्वाधिक फल की बात करी थी, अब सर्वाधिक सब्जी भी लिख सकते हैं। सब्जी में क्षेत्रफल में भी आलू है पहले नंबर पे, और उत्पादन के अंदर भी आलू है। तो आलू, आलू इधर भी लिखना है आलू, और उधर भी लिखना है आलू, मतलब आलू आलू। प्याज प्याज, प्याज प्याज, और टमाटर टमाटर, टमाटर और टमाटर। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो तुमको ऐसे लिखना है, मतलब भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से ये सेम है, सब्जियों में अलग अलग नहीं। फ्रूट में थोड़ा मामला गड़बड़ है कि भाई फ्रूट में उत्पादन में तो केला ज्यादा है और क्षेत्रफल में आम ज्यादा है, लेकिन सब्जी के अंदर आलू है और इधर भी आलू, आलू आलू, प्याज प्याज, और टमाटर टमाटर। बहुत अच्छा। शाबाश, वापस देखो, बोर्ड पे देख रहे हो, ये तो फलों का इधर है, तो ये क्या लिखा हुआ है, जब ये टोटल का फल हो जाएगा तो ये किसका होगा फिर। माँ वापस इधर देखेंगे, इधर देख सभी, कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना चाहिए, अच्छी बात है। कुल मिलाकर के हॉर्टिकल्चर इंडिया में लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया, लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जहाँ खेती होती है, उसमें ज्यादातर तो एग्रोनॉमिक क्रॉप। हॉर्टिकल्चर का एरिया खाली कितना है, 28। इसके अंदर फल भी है, सब्जियां भी है, फूल भी है, मसाले है, ऑर्नामेंटल प्लांट वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ गया आपके, फ्लोरिकल्चर या मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। खाली 28 मिलियन है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 21-22 के डेटा, बढ़ेगा तो 29 हो जाएगा या 28.5 हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं है। पूरे भारत में आज की तारीख में लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन 350 मिलियन टन, कितना है, जबकि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 350 मिलियन टन, कितना है। मतलब एग्रोनॉमी की जो क्रॉप है वो लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया पे, लेकिन प्रोडक्शन उसका कितना है, 350 मिलियन टन, जबकि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना है, 350। अब इस प्रोडक्शन में फलों की हिस्सेदारी 28 मिलियन में से 7 के ऊपर तो क्या है, फ्रूट, और 11 के ऊपर क्या है, वेजिटेबल। जबकि 347 में से 107 मिलियन टन तो फ्रूट है और 209 क्या है। अब ध्यान रखना, इस 347 में से जो ये सब्जियां हैं ये 60% लगभग, कितनी है, प्रश्न आता है कि कुल हॉर्टिकल्चर के उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, सब्जियों का है, जो कि लगभग 60%। कोई छोटी बात है, इसलिए कहते हैं एमएससी वेजिटेबल साइंस में करो तो ज्यादा स्कोप, क्योंकि सब्जियां सब्जियां, टोटल हॉर्टिकल्चर में सब सब्जी हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ है, जैसे एक ये हो गया, लगभग 15 मिलियन टन के आसपास प्लांटेशन क्रॉप है, लगभग 15 मिलियन टन के आसपास मसाले हैं,
फिर उसके अलावा बचा हुआ उसके अंदर आपके फूल है, फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। एक कोने में राजस्थान भी लिख लो छोटा सा, आपका प्यारा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक होने वाला फल और सब्जी कौन है? देखो फल तो है यहाँ पर संतरा या मैंडरीन, संतरे को क्या कहते हैं अपन? मैंडरीन। राजस्थान में सबसे ज्यादा मैंडरीन होता है, जबकि सब्जी होती है प्याज। सब्जी में प्याज। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों सेम है, दोनों में ही दोनों आगे हैं। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जितने भी फल होते हैं, एक तरफा राज संतरे का है, लगभग 45%। राजस्थान में कुल फल जितने भी होते हैं, आधे के आसपास तो अकेला संतरा होता है, लगभग 45% आलोन इसकी जो है ये है, और सब्जी के अंदर प्याज। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न कि राजस्थान में दूसरे नंबर पे अनार आता है, पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे अनार। ये जो बोर्ड पे मैंने अभी जो डेटा लिखा हुआ है, इसका लेवल है, इसलिए ये चीज याद होनी चाहिए सबको। मजाक कर रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? ये बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सभी ने? भारत में कौन सा फल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा होता है? आम। और किस फ्रूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? केले का है। बहुत अच्छा। और कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा होती है? आलू। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों के हिसाब से। इज इट क्लियर? राज्य देखो, सबसे ज्यादा फलों का क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है, वेयर एज प्रोडक्शन इज इन आंध्र प्रदेश। एंड वेजिटेबल्स में लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से पश्चिम बंगाल, और उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी आगे निकला है। आजादी के बाद से हमेशा से ही ये आगे था। वेस्ट बंगाल में होती थी सब्जी। वेस्ट बंगाल में पाइनएप्पल भी सबसे ज्यादा होता है। कट फ्लावर में भी पहले नंबर पर। कट फ्लावर्स, फूल दो प्रकार के होते हैं, लूज फ्लावर, कट फ्लावर। ये बाद में और लिखाऊंगा आपको जब कभी नए डेटा आएंगे तो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। पहली जो फ्रूट क्रॉप है वो है बनाना। तो फर्स्ट क्रॉप हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, केला। वाह क्या बात है, बनाना लिख लिया था? उधर वाला किसी को छूटा तो नहीं? बहुत अच्छा। टॉपिक डाल दो और इसकी सामान्य जानकारी लिख लो मेरे साथ। केले के बारे में बेसिक डेटा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वही वापस लिख रहा हूं यहां। केले का बोटनिकल नाम क्या होता है? म्यूसा पेराडीसिएका। म्यूसा पेराडीसिएका। म्यूसा पेराडीसिएका। बहुत बढ़िया। केले के अंदर जो केले का कुल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है म्यूजेसी। म्यूजेसी। व्हेन इट कम्स टू क्रोमोसोम 33, डिप्लॉइड किस्मों के अंदर होता है 22। जो केले की जो म्यूसा पेराडीसिका है, ये तो त्रिगुणित होती है, तो यहां पे लिख सकते हैं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित। जो कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है वो त्रिगुणित। केले का उत्पत्ति स्थल हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था, इंडो मलाया। इंडो मलाया। इंडो मलाया को आप लोग कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। आप लोग लिखेंगे गाइस, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, इंडो मलाया लिखो या दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, शाबाश। बहुत बढ़िया। ठीक है, साथ में लिखना, मैंने अभी तक जो साथ में लिखने वाली कहानी बताई है, वो मैंने ऐसी जगह पे बोला है कि जहां ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बाकी साथ में लिखाऊंगा नहीं मैं तुमको, टेंशन मत लो। ठीक है, अलग से ही तुमको लिखने का टाइम दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट। अभी ये जो जनरल नॉलेज है इसको साथ में लिखना है। अगला पॉइंट है फल प्रकार। ये सभी चीजें पहले पढ़ी हुई इसलिए बोल रहा हूँ कि साथ में लिख लो। फल प्रकार होता बेरी, बेरी या फिर सरस। सरस कह दो चाहे बेरी कह दो। बताओ बेरी और सरस और किस किस का होता है? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, ऐसे। और अब लिखे खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, इडिबल पार्ट। खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग में है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प प्लस मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प यानी कि मध्य या फिर आपका जो है अंतः फल वृत्ति। केले को और किस नाम से जानते हैं?
तो अन्य नाम भी हम अब लोग साथ में ही हम लोग लिखते रहेंगे। केले को कहते हैं एडम्स फिग, केले का नाम है गाइस एडम्स फिग। दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं कल्पतरु, कल्पतरु। फिर कहते हैं एप्पल ऑफ पैराडाइज, कई बार इसको कहते हैं फ्रूट ऑफ पैराडाइज, या इसको हम लोग कहते हैं ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज। इसी को आप लोग पैराडाइज, इसी की हिंदी यहाँ लिख रहा हूं, यानी कि स्वर्ग का सेब, इसको कह सकते हैं गाइस स्वर्ग का सेब, या फिर हम लोग स्वर्ग का फल, या स्वर्ग का पेड़। इसको और हम लोग जानते हैं ऐतिहासिक फल, हिस्टोरिकल फ्रूट, ऐतिहासिक फल। तो ये सारे जो हैं इसके बनाना के अन्य नाम, ठीक है। ऐसा आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए लिखना है, कोई खास नहीं है, ये नाम याद रखना एडम्स फिग। और इसके अलावा एप्पल ऑफ पैराडाइज कभी कभी पूछ लेते हैं, स्वर्ग का सेब, स्वर्ग का सेब। पैराडाइज मतलब स्वर्ग, जानते हो पैराडाइज है। तुमने उस बंदे का नाम सुना पहले, मैं बोला मासानोबु फुकुओका, क्या प्राकृतिक खेती पढ़ रखा है तुमने? उनकी लिखी हुई किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरल फार्मिंग जो है, मैसानोबु फुकुओका नाम है बंदे, उनकी कुछ किताबें हैं। जैसे एक किताब है उसका नाम है ए रोड बैक टू नेचर, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, मतलब जो स्वर्ग आपका हो चुका है उसको वापस प्राप्त करना, वन स्ट्रो रिवोल्यूशन, ए नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, ये सब किताबें लिखी है उसने बंदे ने, अभी लिखाऊंगा लास्ट में जाते जाते। ये लिख लिया सबने? तो ये एक सामान्य जानकारी थी, इसको आपको लिखना था। मेरे हिसाब से लगभग लगभग सबको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले पढ़ रखा। अब सब इधर देखेंगे, साथ में नहीं लिखना अब किसी को, इसके बाद में साथ में लिखने का बंद कर दो सिस्टम, ठीक है। तो इसको एडम्स फिग कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ये ऐतिहासिक फल, ये सारे के सारे इसके नाम है कॉमन। म्यूसा पैराडीसिका कहते हैं, हमको पता ही, कुल इसका म्यूजेसी है। ज्यादातर प्रजातियां सभी आजकल जो है ये म्यूसा पैराडीसिका की वैरायटी ट्रिप्लोइड है। जो जंगली प्रजातियां हैं सारी उसकी वो डिप्लोइड है। डिप्लोइड के अंदर बीज होता है, सीड होता है, छोटा सा सीड। और इंडो मलाया ओरिजिन है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। फल प्रकार इसका सरल, खाने के बाद मेजोकार्प और एंडोकार्प होता है। ये सभी बातें हमने पढ़ रखी। अब सब लोग इधर देखेंगे। अब हम बात करेंगे सामान्य जानकारी। क्या पढ़ेंगे गाइस? सामान्य जानकारी को हम लोग पता है क्या कहते हैं? जनरल इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे? जनरल इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा। अब जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं बीज रहितता। क्या पढ़ेंगे? कि भाई केला जो बीज रहित होता है क्यों होता है, मतलब इसमें जो सीडलेसनेस होती है, सीडलेसनेस, सीडलेसनेस को कहते हैं बीज रहितता। तो केले में जो बीज रहितता होती है वो होती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। किसके कारण? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। कई प्रकार की पार्थेनोकार्पी होती है। इसको आप लोग यूं कह सकते हो कायिक या फिर देहिक। कायिक अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। मैंने आपको नहीं अब बता रहा हूं। पार्थेनोकार्पी शब्द का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन नहीं होता फ्रूट में, और उसके अलावा भी फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है। हम यूं कहते हैं कि किसी भी, जैसे परागण की क्रिया नहीं भी हुई तो भी फ्रूट बन गया। परागण की क्रिया तो हुई लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो भी फल बन गया। इसको हम लोग पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहते हैं। मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, यहाँ लिख रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, सबको पता होना चाहिए कि जो पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पी वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी कितने प्रकार की होती है? 3। अनिषेक फलन, इसमें से एक आपके काम की है वेजिटेटिव। क्या है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। पार्थेनो बोल दो, पार्थिनो बोल दो, एक ही, ठीक है ना। एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस
ज्यादातर जो है वो शब्द काम में आता है एनिमल के केस। एनिमल का मतलब जो आपके जैसे प्लांट और एनिमल, तो एनिमल के केस में पार्थेनोजेनेसिस। जहां पे पीछे कार्पिक शब्द लग गया इसका मतलब है कार्पल, मादा भाग होता है उसको कार्पल कहते हैं। कार्पी मतलब कार्पल यानी मादा से इसका लेना देना फ्लावर के पार्ट्स। एक होती है गाइस स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या होती है? स्टिमुलेट, अंग्रेजी में ही लिखूंगा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। इनके एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे तो ज्यादा रहेगा अच्छा। पार्थेनोकार्पी, और एक पार्थेनोकार्पी होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। इनके एग्जाम्पल अभी और इसी वक्त हमको याद करने चाहिए। इसको आप शॉर्टकट में स्टेनोस्पर्मोकार्पी भी कह सकते हो, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अब यहां इनका हल्का सा मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही शॉर्टकट में, ज्यादा इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। पार्थेनोकार्पी जो है इसका मतलब क्या होता है कि भी परागण और निषेचन के बिना भी फल बन रहा है। अब वो फल क्यों बन रहा है कि कोई न कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट, भाई जैसे कि ये कोई भी फूल है, शॉर्टकट में हम बात करें ज्यादा नहीं, क्योंकि बोटनी वाले सर जो है ज्यादा इसको अच्छे से बता पाएंगे। मैं तुमको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं बता दूंगा लगभग। ऐसा है ऐसा है कि जैसे पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे परागकण आए, परागकण के अंदर भी जो है आपके क्या कहते हैं इनको, स्पोर है। अब परागकण जो है वो आपके यहाँ से जैसे पोलन ट्यूब बनेगी और ये जो है युग्मक जो है ये इसके अंदर जो है आपके आ रहे हैं अंदर। युग्मक का मतलब जो स्पोर है वो इसके अंदर आपके 2 स्पोर इसमें होते हैं। फिर आप लोग देखते हो बीजांड इसमें। अब बीजांड के अंदर अलग अलग तरीके से पूरे बीजांड की स्ट्रक्चर होती है, तुमने पढ़ा होगा, एग सेल होती है, एंटीपोडल सेल होती है, अलग अलग। अब होएगा क्या, नॉर्मल जो फ्रूट बनते हैं उनमें ये प्रोसेस होती, नॉर्मल फ्रूट के भी परागकण होगा और उसके बाद में जो नर और मादा युग्मक मिलेंगे और उसके बाद में फ्रूट बनेगा, उसको कहते हैं निषेचन। नर और मादा युग्मक बनेंगे तो उसको क्या कहते हैं, निषेचन। तो निषेचन होने के बाद में फल बनेगा, वो तो नॉर्मल फल है, उसको पार्थेनोकार्पी नहीं कहते। डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट मतलब परागण भी नहीं हो रहा, परागण हो गया लेकिन निषेचन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से फिर भी फ्रूट बन रहा है, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कह रहे हैं। अगर कोई जेनेटिक कारण से ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कह रहे हैं। किसी ऑक्सीन की वजह से, किसी जिब्रेलिक एसिड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो मादा भाग है उस मादा भाग के अंदर भी हार्मोन, जो ओव्यूल है इसका उसमें हार्मोन है, तो उस हार्मोन की वजह से जो है स्टिमुलेशन हो रहा है। स्टिमुलेशन का मतलब था उत्तेजना। क्या हो रहा है, उत्तेजना। तो स्टिमुलेट होने के बाद में जो है ओव्यूल आपका जो है यानी कि जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही, तो उसको हम लोग स्टिमुलेटिव कहते हैं। ऐसी पार्थेनोकार्पी जिसके अंदर परागण भी हो गया, निषेचन भी हो गया, लेकिन भ्रूण बना नहीं, वो भ्रूण नष्ट हो गया। भ्रूण बनते हुए क्या हो गया, बनते ही नष्ट हो गया, अबॉर्शन हो गया। क्या हो गया, अबॉर्शन। मतलब एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनोस्पर्मोकार्पी कहते हैं। तो हम शॉर्टकट में इतना याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्थेनोकार्पी शब्द है ये दिया था नल नामक व्यक्ति ने। किसने दिया था, नल। और ये जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है ये दिया था स्काउट ने। किसने दिया था, स्काउट नामक व्यक्ति ने ये शब्द दिया था। अब आपको इसके उदाहरण याद रहने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, कभी और काम पड़ेगा तो इसको मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। अभी अपने को ज्यादा गहराई में मेरे हिसाब से नहीं समझना, एक बार इतना ही समझना है कि भाई फ्रूट बन रहा है, इसकी मतलब डेवलपमेंट। जब कभी भी पार्थेनोकार्पी शब्द आएगा इसका मतलब वहां बीज तो बनेंगे ही नहीं, सीडलेस ही है, बीज रहित है। क्योंकि बीज तो कब बनते, जब नर मादा युग्मक बनते तब बीज बनता। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, अब अंगूर इसके केस में बीज तो बनते हैं, इस केस में बीज बन सकते हैं, लेकिन वो बीज जो है नॉन वाइबल होते हैं, मतलब खाली आभासी बीज होंगे, उनके अंदर नया पौधा बनाने की क्षमता नहीं होती ऐसा। तो ये जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है गाइस, ये आपका एक तो केला हो गया, एक ये होती है अंजीर के अंदर, और एक ये ऐसा केस पाया जाता है पाइनएप्पल के अंदर, पाइनएप्पल। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो केले में मैंने आपको कौन सी बताई, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, जो नेचुरल कारणों से स्टिमुलेशन हो रहा है ऐसा। कई बार यूं भी होता है
जैसे परागकण आया, जैसे परागकण आया, ये लो भाई साहब परागकण, परागकण ये लो, परागकण में कोई क्षमता ही नहीं है, परागकण में फर्टिलाइज करने की क्षमता नहीं है, लेकिन परागकण के अंदर ऐसे केमिकल है जो एक बार फ्रूट निर्माण को स्टिमुलेट कर देंगे, क्या कर देंगे, उत्तेजित कर देंगे। तो जैसे ही आपका स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा तो उस फ्लावर के अंदर ऐसे केमिकल जनरेट होंगे जो फ्रूट को बना स्टिमुलेट कर देंगे ऐसे। तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी आपकी पाई जाती है गाइस, एक तो लीची में, किसमें, एक तो आपकी लीची में, और एक आपको जो है ये मिलेगा ब्रेड फ्रूट, किसमें, बताओ ब्रेड फ्रूट का साइंटिफिक नाम क्या होता है? आर्टोकार्पस एल्टिलिस। भाई कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट, उसको आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, इसको कहते हैं आर्टोकार्पस एल्टिलिस। अंगूर की एक किस्म ब्लैक कोरियंथ, क्या नाम है, ब्लैक कोरियंथ। ये जो ब्लैक कोरियंथ किस्म है, ये किस्म है, और ये किस्म किसकी है, अंगूर की है। अंगूर की इस किस्म में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी होती है, बाकी जितनी भी बीज रहित किस्में होती है उनके अंदर स्टेनोस्पर्मोकार्पी होती है। तो अंगूर इसमें आएगा, और इसमें आएगा सिंधु किस्म आम, नाम सुन रखा होगा, जो बीज रहित किस्म है, सिंधु किस्म मैंगो, सिंधु किस्म जो है वो है आप लोगों की आम या फिर जो है मैंगो ऐसे। तो यहाँ पे हमने देखो क्या क्या पढ़ा, ये याद रखना है, ये डबल ओ नहीं तो कभी न कभी तुम्हारे पहला जरूर पड़ेगा इसे, ठीक है। डबल ओ में जरूर नहीं ये चीजें आए, डबल ओ में स्व अनिश्चितता है, डबल ओ में ये पार्थेनोकार्पी है, ये प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अपने को पता रहनी चाहिए। अब ऐसा है, तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस किस में होगी, केला, अंजीर, पाइनएप्पल। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी किस में होगी, लीची, ब्रेड फ्रूट और ब्लैक कोरियंथ वेराइटी ऑफ ग्रेप। और स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी होगी अंगूर की सभी किस्मों में जो बीज रहित है, और मैंगो की सिंधु वेराइटी है, ऐसा अपने को ध्यान रखना। तो सामान्य जानकारी में हमने पहला बिंदु यहां दे दिया। सामान्य जानकारी में सेकंड पॉइंट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं पुष्प क्रम। क्या पढ़ेंगे गाइस, पुष्प क्रम जो है वो इसके अंदर होता है स्पेडिक्स। क्या होता है, स्पेडिक्स, याद रखने की आवश्यकता है। अब स्पेडिक्स जो होता है जनरली, स्पेडिक्स की जो स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको एक छोटा सा स्पेडिक्स, केले का हमने देखे रखा, वैसे तो केले का पुष्प क्रम देखा, केले में फूल आते हुए, तो केले का जो पुष्प क्रम है इस तरीके से एक जो पत्तीनुमा स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है, इस पत्तीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग स्पैथ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैथ। अब इसके अंदर ये जो है अंदर फूल आते हैं, इसके अंदर जो है गाइस आपको फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलते हैं अंदर के साइड। इसमें ज्यादातर जो फ्लावर होते हैं वो आपके होते हैं फीमेल। कैसे होते हैं, ज्यादातर फूल इसके अंदर फीमेल होते हैं, और कुछ फूल इसके अंदर आपको दिखेंगे द्विलिंगी। कैसे दिखेंगे, द्विलिंगी। मादा फूल को हम लोग कहते हैं फीमेल फ्लावर, क्या कहते हैं, फीमेल। और हम दूसरों इसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या कहोगे, मैंने आपको बताया था एक बार, तुम्हें याद हो तो, द्विलिंगी फूलों को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट। जब एक ही पौधे के ऊपर मादा और द्विलिंगी फूल दोनों होते हैं तो ऐसे केस को गाइनोमोनोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोमोनोसियस। तो हम लोग हल्का फुल्का सा याद रखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने आम के अंदर पढ़ रखा है एंड्रोमोनोसियस, क्या पढ़ रखा था पहले, उसी प्रकार से केले के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आएगी आएगी, लेकिन ध्यान रख सकते हैं हम। अब ये जो स्पेडिक्स है, ये स्पेडिक्स और किस किस में होता है उसको याद रखने की ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ए बी सी डी। क्या है, वो ट्रिक है ए बी सी डी। ए का मतलब तो है अरेका नट। क्या है गाइस, अरेका नट कहते हैं सुपारी। सुपारी एक मोनोकोट पौधा है, इसको कहते हैं अरेका कटेचु। क्या कहते हैं, अरेका कटेचु। बी का मतलब तो तुमको पता भी नहीं है, बनाना। सी का मतलब क्या है, कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा। और डी का मतलब क्या है, डेट पाम। डेट पाम किसको कहते हैं, खजूर। इन चारों के अंदर पुष्प क्रम क्या होता है, स्पेडिक्स। तो स्पेडिक्स याद करने की ट्रिक है ए बी सी डी। क्या है, बोलो, अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। नोट करके हम जैसे आम के केस में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आम की मैं बात करूं तो ये जैसे मैंने यहाँ पे आम बना लिया, तो आम का जो पुष्प क्रम होता है वो पेनिकल होता है। क्या होता है, तो जो आम का जो पुष्प क्रम है उसको हम लोग कहते हैं पेनिकल। ये जैसे आम का पुष्प क्रम है उसको क्या बोल दिया, पेनिकल। आम के पुष्प क्रम में भी दो प्रकार के फूल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो फूल मिलेंगे नर,
यानी कि मेल, और एक मिलेंगे आपको द्विलिंगी। नर और द्विलिंगी एक ही पौधे पे होंगे, ऐसे केस को हम किस नाम से जानते हैं? एंड्रोमोनोसियस। क्या कहेंगे गाइस? एंड्रोमोनोसियस। बहुत बढ़िया। तो आपके जैसे प्रश्न आ जाए कभी कि आम के पौधे पर किस प्रकार के फूल आते हैं, तो ऑप्शन अभी जैसे CUET PG 2024 आम के पुष्प क्रम में फूल आते हैं। ऑप्शन नर, मादा, द्विलिंगी, नर और द्विलिंगी दोनों। ऐसे में क्या करना है? नर और द्विलिंगी दोनों, ऐसा याद रहिए। पहले भी एओ के एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। तो केले का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? स्पेडिक्स। तो इस प्रकार से हम लोग अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाते हुए, आम एक कैसा पौधा है? आम क्या रे? केला। क्या केला एक मोनोकोट है? एक बीजपत्री है। क्या ये शाकीय पौधा है? शाकीय। यस, ये एक हर्बेसियस प्लांट है। कैसा है? हर्बेसियस प्लांट। इसी प्रकार से ये एक बीजपत्री, इसको अपन बोलते हैं एक बीजपत्री। क्या ये बहुवर्षीय है? यस, ये है बहुवर्षीय, मतलब एक से अधिक सीजन में अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करता है। इसको कहते हैं पेरेनियल। क्या कहेंगे? पेरेनियल। बहुत अच्छा। जो पौधा अपने जीवन चक्र में एक ही बार फल देता है उसको कहते हैं मोनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। तो केला एक प्रकार का कैसा फल है? मोनोकार्पिक फल। कई बार आप लोग जो है, मोनोकार्पिक का मतलब होता है फ्रूटिंग वंस इन लाइफ साइकिल। वंस इन लाइफ साइकिल मतलब वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार। और तीन बार को क्या कहते हैं? थ्राइस। और चार बार को टेट्रा नहीं कहते, चार बार को कहते हैं फोर टाइम्स। क्या कहते हैं? जैसे कोई काम एक बार तुम करते हो, एक बार करते हो तो उसको क्या कहते हैं? वंस। दो बार करते हो उसको क्या कहते हैं? ट्वाइस। तीन बार कहते हैं उसको थ्राइस। लेकिन चार बार के बाद में कहते हैं फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, सिक्स टाइम्स। जैसे मैं एक दिन में चार बार खाना खाता हूं, इसकी अब अंग्रेजी बनानी जैसे, तो मैं यहां बोलूंगा कि आई हैव फूड फोर टाइम्स इन अ डे। ऐसे बोल सकते, मतलब चार बार। तीन बार खाता हूं तो यूं कह सकता हूं कि आई टेक फूड थ्राइस इन अ डे। जैसे मैं एक दिन में दो बार नहाता हूं, ठीक है, तो आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे। मैं हफ्ते में एक बार नहाता हूं। जैसे कई लोग ऐसे, अभी सर्दी चालू होने वाली, तो यूं आई टेक शावर वंस इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार नहाते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फिर फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, सिक्स टाइम्स, जो है उसके बाद में जितने बार है उतना टाइम लगा दो। तो एक बार फ्रूटिंग होती है। ये केस और पपीता के अंदर भी है, जैसे पपीता वगैरह है, पाइनएप्पल के अंदर है, ज्यादातर इनके अंदर भी पाइनएप्पल एक बार फल आते हैं तो मोनोकार्पिक, बहुत बार आते हैं तो पॉलीकार्पिक। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता नहीं है कि ऐसा, ये जैसे मैं आप पे बनाना का एक प्लांट बना देता हूं। जैसे ये केला है, ये केले का प्लांट है, और ये केले का बहुत ही सुंदर है प्लांट। ये है राइजोम, और ये केला। तुमको खजूर नहीं लगना चाहिए बस। ये केला देखो, इस बार केला, ये केला। अब इस केले में यूं है कि ये वास्तव में इसका तना तो ये है, केले का जो वास्तविक तना है, वास्तविक तना वो तो जमीन के अंदर है। वास्तविक तना यानी जो ट्रू स्टेम जो है उसको तो राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो राइजोम है इसका ट्रू स्टेम, वास्तविक तना। फिर ये क्या है? ये खाली तने की फीलिंग है। क्या है ये तने की फीलिंग है। इसको कहते हैं शूडो स्टेम। क्या कहते हैं? इसको शूडो स्टेम कहते हैं, यानी कि ये तने का खाली आभास करा रहा है, इसलिए इसको आभासी तने के हम लोग नाम से जानते हैं, आभासी तना। और इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग कहेंगे ये पत्तियों का रूपांतरण। किसका है? पत्ती, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों का रूपांतरण। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कोई पूछ ले आपको कि केले में जो वायवीय तना होता है, इसको एरियल स्टेम भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं एरियल स्टेम, यानी वायवीय तना। और ये अंडरग्राउंड स्टेम है, जो जमीन के अंदर रहता है, ट्रू स्टेम। तो वास्तविक तना तो कहलाता है राइजोम, और जो जूटा तना है वो क्या कहलाता है? शूडो स्टेम। ऐसे कुछ कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। केला एक अच्छा फ्रूट है। हमने जलवायु वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था?
कि केले की अच्छी वृद्धि कितने तापमान पर होती है? तो केले की जो सामान्य वृद्धि होती है वो होती है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये याद रखना है। सबसे अच्छी वृद्धि पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पूछे तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ऐसा हल्का और फुल्का सा अपने को ध्यान रखना, ज्यादा लोड नहीं लेने का। व्हेन इट कम्स टू सॉइल, तो सॉइल में वैसे तो नॉर्मल मृदा चाहिए। केले को कैसी मृदा चाहिए? नॉर्मल, पीएच जिसका 6.5 से 7.5 हो। बट अगर अम्लीय मृदा है तो बीमारी हो जाती है। आपको बताया था एक बार पहले मैंने कि भाई केले में अगर अम्लीय मृदा में आप लोग इसकी खेती कर रहे हो तो अम्लीय मृदा में बीमारी होती है पनामा विल्ट। कौन सी बीमारी होगी? तो ध्यान रखना है कि कौन सी मृदाओं में केले में जो है पनामा विल्ट के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये पनामा विल्ट, जिसको कहते हैं पनामा उकटा रोग, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक से होता है। एक्चुअली केले को और गाजर को पोटेशियम चाहिए, खाली क्या चाहिए? जितना ज्यादा उसके पोटेशियम, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा किसके जिम्मे जो इसका रहता है रोल, पोटेशियम का रहता है। तो जो फल निर्माण है, फ्रूट डेवलपमेंट, फल निर्माण हेतु कौन सा पोषक तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है? पोटेशियम। जब आप उर्वरक देते हो, जैसे फर्टिलाइजर भी अगर आप दे रहे हो, तो आप उसमें जो रेशियो रखते हो 1:1:4 क्या रखोगे? केले के अंदर ऐसे रखोगे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम, जो एनपीके का रेशियो है। क्योंकि सालाना तो इसमें जो है भाई एक बार तो देते नहीं, जीवन काल में हर साल मात्रा बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो मात्रा लिखना मुश्किल। भाई छोटा पौधा होता है उसको खाद कम देंगे, थोड़ा बड़ा पौधा है तो कम देंगे, मतलब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ये हम याद रखेंगे कि भाई उर्वरक देंगे तो किस अनुपात में देंगे? 1:1:4। मतलब आपको नाइट्रोजन कम देनी है, फॉस्फोरस भी कम देनी है, सबसे ज्यादा क्या देना है? पोटेशियम। बिकॉज बनाना इज ए ग्रोस फीडर ऑफ पोटेशियम। जैसे गाजर को भी पोटेशियम चाहिए सबसे ज्यादा। तो ऐसा अपने को हल्का फुल्का सा याद रखना। क्या तुमको ये याद नहीं रह सकता? याद रखना पड़ेगा। तुम लिखो एक बार, थोड़ा लिखो, फिर हम आगे बात करेंगे फ्रॉम हियर। कल भी उस हरीश सर नाराज हो रहे थे, क्लास टाइम पे नहीं छोड़ते हो। तो मेरी क्लास क्या रघुनाथपुरा होती है इससे पहले। तो एक्चुअली क्या है, रघुनाथपुरा से मैं आता हूँ तो फिर 2 मिनट चाय पीता हूँ, तो फिर वो 5-7 मिनट लेट होते ही होते। और कोचिंग वालों ने नियम बना रखा है कि अगर किसी की क्लास रघुनाथपुरा है तो वो 10 मिनट लेट हो सकते। तो लेट हो गई वहां से आएगा तो इसलिए मैं जानबूझ के लेट नहीं आता हूँ। हम देर करते नहीं, देर हो जाती। गाना सुना नहीं तुम? लिखो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। कदली फल भी कहते हैं, कदली, कदली भी किसी को कहते हैं, कदली जानते हो? कदली फल, केले को कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसे ही फल दीन। तुमने नाम सुना होगा कदली। अब ये पार्थेनोकार्पी भी कुछ फलों में ऐसा नहीं है कि 100% पार्थेनोकार्पी भी होती है, कुछ पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी का हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, हम रसायनों का छिड़काव करके, जैसे IAA, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनके छिड़काव करने से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है। तो पार्थेनोकार्पी प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है। कुछ रसायनों का छिड़काव करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम भी होती है, ये मैंने बताई आपको, ये प्राकृतिक है, बाकी कृत्रिम भी होती। अब कोई रसायन छिड़को, जैसे इंडोल एसिटिक जिब्रेलिन छिड़क दो, तो जिब्रेलिन से भी सील्ड है। अब पार्थेनोकार्पी जो कृत्रिम होती है उसका महत्व बहुत है, उसका फायदा है ह्यूमन बीइंग में। बीज नहीं बनेंगे तो गुदा ज्यादा रहता फल में,
बीज नहीं बनेंगे तो फल ज्यादा रहेगा, मतलब उसका फ्लेश ज्यादा रहेगा। ओके गाइस, रिटर्न एवरीवन। इसमें स्टेनोस्पर्म कार्पी में यूं लिख के नीचे लिख देना भ्रूण का नष्ट होना। इसमें चाहो तो लिख सकते हो एम्ब्रियो अबॉर्शन, इसमें लिख सकते हो स्टेनोस्पर्मो कार्पी में लिखना है भ्रूण का नष्ट होना, भ्रूण नष्ट होना, भ्रूण नष्ट होना, यानी एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो इसमें अबोर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो अबोर्ट होता है, इसलिए सीड नहीं बन पाता। ये स्टेनोस्पर्मो का भ्रूण का नष्ट होना। ओके, किसके छूट रहा अभी तक? देखो 10 सेकेंड और। अब कोई पूछे केले में बीज रहितता क्यों होती है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। सब क्या हो गया था? किसके छूट गया? फटाफट लिखो। देखो स्टेनोस्पर्मोकार्पिक या स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक, स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक, ग्रेप एंड सिंधु वेराइटी ऑफ। आम की सिंधु किस्म का संकरण किस किस को याद है? क्या होता है? RAS, रत्ना अल्फांसो सिंधु। RAS, रत्ना अल्फांसो सिंधु। RAS, रत्ना अल्फांसो। अच्छा,
आम भी लिख लो ना, कोने में नोट लगा के एक साइड में आम भी लिख लो। लिखो तो लिख लो, नहीं तो आम में तो वापस बताऊंगा ही मैं तो। ऐसे मैंने बताया क्योंकि ताकि केला है तो आम भी है। आम का और अंगूर का दोनों का पुष्प पे निकलो। और स्पेडिक्स किसका होता है? एबीसी, ठीक है ना। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट। आगे बढ़ जाएं। सर हमारे क्वेश्चंस तो बता लिया करो। हाँ बेटा, ऑनलाइन वालों को क्या तकलीफ है शाबाश, हम माफी चाहते हैं। हम ऑनलाइन वालों के लिए तो हम खास ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं देख पाते। क्या लिखा है इसमें? सर ड्राइंग बनानी है क्या? अरे कबूतर, ये ड्राइंग नहीं है। नेटवर्क इश्यू हो गया है, हाँ वो बात कर लेंगे वापस। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि वो हार्मोन के कारण या पौधे द्वारा ऐसे केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं जिसकी वजह से स्टिमुलेट होती, उत्तेजित होती है, फ्रूट बन जाता है। लिख लिया था सबने? किसी का छूट गया हो तो? इतना कैसे कर रहा हूँ, ज्यादा लग रहा है टाइम, जरूरत से फिर से टाइम हो जाएगा। शेल में अभी तो नहीं छूटा किसी। अम्लीय मृदा में पनामा विल्ट रोग हो जाता है। पनामा विल्ट एक रोग है। पनामा विल्ट इज ए डिजीज। विल्ट। रैंक थोड़ी आई अभी तुम्हारी, डबल ए वाली वापस नई रैंक नहीं आई अभी है? आ जाएगी। अभी जो टेस्ट हुआ था संडे को उसकी थोड़ी रैंक आई अभी। तुम्हारे वो प्रश्न आया था ना, कुत्ते की छतरी कहाँ है, चलो बताओ। सवाई माधोपुर में। आज यहाँ पेपर पढ़ाया था, हुआ हमने वो याद कर लिया। तो कुत्ते की छतरी रणथंबोर है कि नहीं? उधर वहां
त्रि गणेश क्या है? त्रिमूर्ति गणेश क्या है? एक मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश, हाँ, 3 आंखों वाले गणेश। एंड रणथंबोर। राजस्थान में रामसर साइट्स कितनी है? रामसर 2। कहाँ कहाँ है? सांबर झील और केरला देव। रामसर जगह कौन से देश में है? रामसर, रामसर कहाँ है? ईरान। रामसर एक जगह है जहां पर दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलते हैं। रामसर साइट वाला कॉन्सेप्ट वेटलैंड है, वेटलैंड, वेटलैंड है जहां पानी भरा रहता है नीचे, वहां बायोडाइवर्सिटी। रामसर। रिटन एवरीवन? गुड। लेवल तो है तुम्हारा भाई साहब, डबल ए वालों का लेवल तो है, बस हरकतें सही नहीं। डबल ए 17/09/2024। ये लो। इस संडे को टेस्ट का कोई सूचना थोड़ी अभी, धीरे धीरे हो तो ठीक है। पेपर कम बनाना पड़ता है ना, 50 क्वेश्चन और दे दिए तो जान निकल जाएगी। मेरे तो 50 क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे आप? इतना पढ़ाया नहीं अभी तक है। पढ़े आगे? आगे कुछ नहीं था, खाली ये ले। मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जो अपने जीवन काल में एक बार फल देता है, उसे हम लोग मोनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। मोनोकार्पिक फ्रूट इज ए फ्रूट विच बियर फ्रूट वंस इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब जिसके अंदर एक बार फ्रूट लगता है, खाली एक बार जीवन में, एक बार। ओके गाइस, किसी के छोटा हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। लास्ट उसी में मृदा में ही लिख लेना कि फल निर्माण हेतु पोटेशियम आवश्यक, और उर्वरक का जो रेशियो रहेगा 1:1:4। गुड। किसी कोई चीज छूट गई तो भी बैक कर दूंगा वापस, ठीक है।